अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका छोटा भाई जो खुद भी अपराधी है अशरफ, दोनों नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल करा दिए गए हैं। कल एक मामले में कोर्ट उनके प्रकरण पर सज़ा का ऐलान करने वाली है। कोर्ट में कल उनके प्रकरण को लेकर फैसला आने वाला है। क्या कुछ है इन दो माफियाओं की कहानी और किस तरह उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब तक भी 5 उन शूटरों का न पकड़ा जाना भी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहनों भाइयों, पिछले 26 घंटे से एक गुंडे का महिमा मंडन आप सब ने देखा और लगातार आप देख रहे हैं। यह ऐसा कुख्यात गुंडा है जो 80 के दशक से लेकर 90 के दशक और उसके बाद तक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में खौफ और आतंक का पर्याय है, जिसका काम हत्या करना, सुपारी लेना, अपहरण करना, ज़मीनें कब्जा करना, गैंग चलाना, एक्सटॉर्शन वसूली करना। पूरे इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में अतीक अहमद और उसका भाई बड़े गुंडे हैं और इनके खिलाफ कभी भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण इन गुंडों का मनोबल बढ़ा और इन्होंने उमेश पाल शूटआउट जैसी घटना को अंजाम देने में सफल रहे। ये दिखाता है कि ये गुंडे किस कदर बेकाबू हैं, इनकी फायर पावर कितनी है और इनके पीछे धन संपत्ति और इनके पास मैन पावर कितनी है, जो इतना बड़ा साम्राज्य अंडरवर्ल्ड में आज भी ये अपराधी गुजरात की जेल से बैठकर चला रहा है। अब कल उमेश पाल के अपहरण के एक प्रकरण को लेकर कल कोर्ट में फैसला सुनाया जाने वाला है। फैसला क्या होगा ये तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन पिछले 26 घंटे के उसके सफ़र का हर एक लम्हा पूरे हिंदुस्तान ने देखा। कुछ लोगों ने गुंडे के महिमा मंडन के तौर पर देखा और कुछ किसी उम्मीद में देख रहे थे कि शायद गाड़ी का कुछ बैलेंस बिगड़ेगा। लेकिन ना बैलेंस बिगड़ेगा बहनों भाइयों, और ना इस गुंडे की फितरत बदलेगी। अपराधी हमेशा अपराधी ही चरित्र का रहेगा। अतीक अहमद से कोई सदाशयता की उम्मीद ना करे। अतीक अहमद को क्राइम वर्ल्ड के लोग हों, मीडिया के लोग हों, पॉलिटिशियन हों या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, इस नाम से हर कोई वाकिफ़ है। इस गुंडे के खिलाफ 100 से ज़्यादा केसेज इलाहाबाद में चल रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं रखता, किसी में हौसला और साहस नहीं है। बहुत ही व्यवस्थित गैंग पिछले 30 सालों से ये गुंडा इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है। कितनी भी कार्रवाई हुई, लेकिन हर कार्रवाई अतीक अहमद के खौफ, उसके साम्राज्य, उसके अंडरवर्ल्ड की ताकत, उसकी फायर पावर के सामने सब बौने हैं। और उमेश पाल पर खुला हमला कराकर उसने अपनी ताकत इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्र में दिखा दी है। जितनी व्यवस्थित ये शूट आउट हुआ, उतनी ही व्यवस्थित फरारी है कि आज 1 महीना 3 दिन बीतने के बाद भी बहनों भाइयों उन अपराधियों का अता पता नहीं है। पुलिस को उनकी हवा तक नहीं लगी कि किधर से आए किधर निकल गए। अब कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। फैसला अदालत को करना है कि ऐसे अपराधियों का क्या किया जाना चाहिए जो समाज पर कलंक और नासूर बन चुके हैं। अब इनके खिलाफ प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आलोक वर्मा है भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं और इलाहाबाद जोन, तत्कालीन इलाहाबाद जोन के एडीजी रहे प्रेम प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम प्रकाश जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ बहुत ही प्रभावी, बहुत ही आक्रामक कार्रवाई करके उसके गैंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और इन्होंने अतीक अहमद के गैंग से लेकर अतीक अहमद के साम्राज्य तक पर बहुत ही करारी चोट दी थी अपने सेवा काल के दौरान। मेरे साथ प्रयागराज में आईजी रहे पूर्व आईजी आर.के. चतुर्वेदी साहब भी मौजूद हैं। इन्होंने भी अतीक अहमद के गिरोह के खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ की थी। तो इन दोनों अतिथियों को मैंने आज विशेष तौर पर आमंत्रित किया है ताकि ये समझ तो सकें कि ये अतीक अहमद क्या भला है, इसकी ताकत क्या है। प्रेम प्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो आज उत्तर प्रदेश के लाखों लोग जो इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं अतीक अहमद के बारे में। सर बताइए कि ये कितना खतरनाक है, इसका गैंग कैसा है, कैसे आप लोगों ने इसको हैंडल किया, क्या मुश्किलें आईं और आज भी इसका साम्राज्य उतने ही ताकत से चलने बल्कि ज़्यादा कैपेसिटी से चलने के पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? अतीक एक शातिर अपराधी रहा है। पहले
कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी जितने भी ठेके होते थे उसमें इसका माफिया राज चलता था। काफी ज्यादा संपत्ति और जमीनों में इसने अवैध और वैध रूप से काफी वहां अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और ये ऐसे समय में हुआ कि जन दिनों इसको पूरा राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, और स्वयं ये एक राजनीतिक वहां पर प्रतिनिधि भी बना हुआ था। उसके बाद यहाँ देखते थे कि जो जिलों में जिस तरह का देखते थे कि हर जगह कोई ना कोई एक माफिया का राज था, जी ये वो दौर था। उसमें ये काफी इसने अपना गैंग का विस्तार किया। जी। इसका इंटरस्टेट गैंग आइडेंटिफाई किया गया था, उसको रजिस्टर किया गया था इंटरस्टेट गैंग के रूप में, IS 227 के रूप में। और इसमें 200 से भी ज्यादा इसके साथी थे उसमें। इसकी फायर पावर, इसके पास संपत्ति, उसका सबका आकलन किया गया। तो जब मैंने ADG जोन के पद पर वहां कार्यभार ग्रहण किया 2019 में, तब तक मैंने देखा कि इसकी एक भी संपत्ति तब तक पूरी तरह से कुर्क नहीं हुई थी। 14 एक गैंगस्टर की कार्रवाई भी पूरी तरह से नहीं हुई थी, और लगातार इसके द्वारा अवैध गतिविधियां चल रही थी। इसके साथी थे, बल्ली था, और और भी कई सारे इसके साथी, शाहजहां, और ये तमाम लोग वहां पर मध्य प्रदेश में भी पकड़े गए थे कुछ लोग जाकर। उसके बाद अब्बास के यहाँ पर रेड की गई। तो इसके काफी सारे साथी जमीनों के कारोबार में लगे हुए थे। और ये भी सुनने में आता था कि वहां जितने भी व्यापारी थे वो दबी जुबान बताते थे कि कुछ जगह इन्होंने अपनी हर जगह पत्ती डाली हुई थी, और उससे इनका किराया और बाकी इनको पैसा आता था। या अपने नाम से नहीं करते थे, 2 नंबर की कमाई से ही उसको चलाते थे। लेकिन उसके बाद इसके जमीनी का जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो फिर करोड़ों की संपत्ति इसकी 14 गैंगस्टर की कार्रवाई में जब्त की गई। कई ध्वस्तीकरण इसकी संपत्ति के कराए गए। और इसका भाई जो अशरफ था वो भी फरार चल रहा था उस समय जी तक। तो अशरफ को लगातार उसमें दबिश जारी थी। फिर कौशाम्बी क्षेत्र में एक दिन इनको लगातार जब दबिशों का क्रम चलता रहा, दबाव बना, तो वहां फिर SP सिटी नए आए थे वहां, दिनेश कुमार सिंह जो अब IPS अधिकारी हैं। उन्होंने स्वयं रेड की और इसको वहां जाकर पकड़ा, और फिर इनसे पूछताछ हुई और आपने तो बहुत जेल भेजा आपराधिक गया। गिरोहों को, अंडरवर्ल्ड के लोगों को, गिरोहों को हैंडल किया है। अतीक अहमद उनमें से अलग कैसे है? और दूसरी बात यह है, जितने व्यवस्थित तरीके से, जितनी फायर पावर के साथ उमेश पाल पे अटैक किया गया, ये बहुत चौंकाता है कि ये गिरोह की कमर नहीं टूटी, बल्कि ये पहले से कहीं अधिक ताकतवर दिख रहा है। ये देखिए, इन्होंने पहले भी एक सिटिंग विधायक को और दौड़ा दौड़ा कर बिल्कुल खुलेआम उन पर फायरिंग करके, और एक जगह नहीं 3 जगह लगातार फायर किए थे, वहां पर मार गिराया था। उसी मामले में गवाह था उमेश। और उमेश पाल की जो जिस तरह से हत्या की गई है, उसमें इसने भाड़े के ये क्रिमिनल्स को लगता है कि इस्तेमाल किया है। क्योंकि अभी तक पूरी तरह से मैं देख रहा हूं कि खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन कौन उसमें शूटर रहे हैं। काफी सारे नाम जो आए जी हैं सामने, जिसमें ये आइडेंटिफिकेशन हुआ है CCTV के माध्यम से। और ये जो कैमरे भाई उसमें देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो चेहरे हैं वो मतलब मैं उनकी अभी तक। डेयरिंग को देखता हूं कि उनको किसी बात का डर नहीं था। उनको हर कोई पहचानता था कि ये कौन लोग हैं, हमलावर। इसका मतलब वो चाहते थे कि लोग जाने कि अटैक किसने किया है और किसने कराया है। ये तो एक इनकी जो दुश्मनी थी वो काफी सर्वविदित थी, पहले से पता था। इसीलिए उनको प्रोटेक्शन भी दिया गया था एडवोकेट उमेश पाल को, जी और लगातार उनके साथ पुलिसकर्मी चलते थे। लेकिन उनका जो रूटीन था वो लगभग एक ही तरह का हो गया था। और एडवोकेट उमेश द्वारा भी कुछ जमीनों का कारोबार किया जा रहा था, जिसे लेकर आपने देखा होगा कि उनके परिवार में भी अंदरूनी जी। कलह शुरू हो गई थी। आप और क्या ये इससे समझते हैं लगता कि है जितने भी माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश के भीतर फिलहाल हैं या बिहार के भीतर हैं, उनमें से अतीक अहमद गिरोह के पास फायर पावर दूसरों के मुकाबले ज़्यादा है? अतीक के पास नए नए जो अपराधी आते रहते हैं वो पनाह पाते रहे। और गुजरात की जेल में भी, जैसा कि अभी न्यूज आ रही थी, मैं देख रहा था कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां जेलों पर जांच कराई गई, जिसमें अवैध गतिविधियों का संचालन पाया गया। और इसी प्रकार से अशरफ के बारे में भी बताया गया है कि उसने भी वहां पर अपने काफी सारे कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश कर लिए थे। बरेली जेल में भी उसके द्वारा लगातार कुछ लोगों से अवैध रूप से संपर्क किया जा रहा था। अभी आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए भी गलत तरीके से चित्रकूट जेल में इस तरह का एक जी प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें काफी लोग दंडित किए गए हैं। तो ये जेलों में रहकर अपराधी और भी अपना जो नेटवर्क है उसका विस्तार कर लेते हैं, और वहां काफी सारे अपराधियों से मिलते रहते हैं। अतीक का पहले से ही, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल क्राइम बहुत ज्यादा करता था,
और जितने भी ठेके होते थे, चाहे वो रेलवे के ठेके हैं, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी के ठेके जी। हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ठेके हैं, उनमें सभी में जब तक अतीक का साथ नहीं ले लेते थे तब तक कोई गैंग सफल नहीं हो पाता था। तो ये परिपाटी वहां चली आ रही थी। अब इसके जेल जाने के बाद ये काफी इनका नेक्सस टूटा, लेकिन उसके बाद भी अभी भी काफी सारे इस तरह के इनके रेमिनेंट्स रह गए कि इतना जमीन और इन्होंने कब्जाई हुई थी। पर मुझे हैरानी है कोई भी प्रेम प्रकाश जी कि अब तक 1 महीना 3 दिन बीत गया, जिन 5 शूटरों पर इनाम घोषित हुआ या जो आइडेंटिफाइड हुए, एक भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इतनी वेल प्लान्ड फरारी कैसे हो सकती है? अब इसमें मुझे पूरी स्थिति का अभी, क्योंकि वहाँ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उससे बातचीत नहीं हो पाई है। इसमें बेहतर जो हमारे अभी जो ऑफिसर्स हैं वही ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि क्या, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमने कई बार प्रयास भी किया कि क्या चल रहा है, जैसे डिबेट्स में बैठने का मौका मिलता है तो उसमें फीडबैक नहीं मिल पाता और वो ज्यादा उचित भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं, टेक्निकलिटीज में जाना तो उसमें रहता है कि लोगों को लगता है कि पुलिस के बारे में क्यों इतना जानना चाह रहे हैं। लेकिन जितना हमारी जानकारी है कि वहां अतीक गैंग के जो सिंपैथाइजर हैं, उसके जो नई पौध है क्रिमिनल्स की, वो लगातार संपर्क में रहती है। अभी जो इसके बेटे हैं वो भी लगातार एक्टिव थे। इनकी जो शाइस्ता परवीन है जी, इसकी वाइफ, उसके द्वारा लगातार इनकी पैरवी की जाती थी। मेरे पास भी कई बार प्रयास किया उन्होंने ऑफिस में आने का, और वो अपनी तरफ से ये दिखाते हैं कि हम तो कोई क्राइम नहीं कर रहे। अतीक क्राइम करता था लेकिन मेरे बेटे निर्दोष है, लेकिन थोड़े दिन बाद ही पता चला उसके बेटे भी वहां गुंडागर्दी करते हुए पाए गए कई मामलों में। तो उसको जब भी उसका पहले बार बार पूछा जाता था अशरफ कहाँ है, तो अशरफ के बारे में सब कुछ पता होता था उसे, लेकिन कोई कभी सहयोग नहीं किया। तो ये जो परिवार के लोग हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी जब अतीक की वाइफ ने एक बार बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें खुलेआम आरोप लगाए, मेरे खिलाफ आरोप लगा दिए, वहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। कई जितने भी ये राजनीतिक मंच पे जाते थे तो वहां इस तरह की अनर्गल बातें करते थे। उससे साफ पता चलता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, और ये बड़ा जो सारा परिवार सर, गुंडे बदमाशों का कौन उत्पीड़न इस देश में कर सकता है? सर, गुंडा बदमाश तो दूसरों का उत्पीड़न करता है, उसका कहाँ उत्पीड़न हो सकता है? मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ आलोक वर्मा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज लाया गया है, कल फैसला सुनाया जाना है, पर मेरा बेसिक सवाल है आपसे। शूट आउट को 1 महीने 3 दिन बीत चुके हैं, 5 के 5 शूटर, अभी कोई जानकारी नहीं उनकी, कोई गिरफ्तारी नहीं, उनके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे ये लगे कि पुलिस का शिकंजा अतीक और उसके गैंग पर कसा है। कहाँ हैं 5 शूटर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि जिन 500 शूटर को गिरफ्त में होना चाहिए, फिलहाल वो गिरफ्त में नहीं है, लेकिन अतीक अहमद को लाया गया है प्रयागराज, और निश्चित रूप से पुलिस एक कोशिश करेगी कि उनसे भी पूछताछ करें, साजिश की जो कड़ी है उसको सुलझाने की कोशिश की जाए, कहाँ से साजिश रची गई, जो लोग फरार हैं वो कहाँ छुपे हैं। अभी जब आप सवाल कर रहे थे तो मैं से सुन रहा था, निश्चित रूप से जब चूहा कहीं भागता है तो उसके पास छुपने के बहुत सारे ठिकाने होते हैं। जैसे कोई कह रहा था कि प्रयागराज में भी उनके अपने ठिकाने थे, हॉस्टल्स में उन्होंने ठिकाने बना रखे थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे ठिकाने इनके पूरे उत्तर प्रदेश में बने होंगे या उत्तर प्रदेश के बाहर बने होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिकंजे में आएंगे। अब वो समय नहीं रह गया। 21वीं सदी के जो पहले 15 सालों में जिस तरीके का शासन उत्तर प्रदेश में चला था, जिस तरीके से इन माफियाओं को सपोर्ट किया जाता था, इनका सहारा बना जाता था, अब उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे किसी माफिया को सपोर्ट करने नहीं जा रही है। बिल्कुल किसी भी हालत में इस कानून के शिकंजे में आएंगे, और हो सकता है कि कल ही कितना टाइम आपको चाहिए? 34 दिन हो चुके। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में जो प्री प्लान इस तरीके के जो वाकये होते हैं, थोड़ी बहुत देर उसमें लग जाती है। इम्पोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि वो गिरफ्त में आए, और निश्चित रूप से मैं पूरे दावे के साथ तो ये है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, कम से कम प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। नहीं, इस पूरे मामले में पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है। जो सक्षम अधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं, पूरी टीम लगाई गई है। जहां जहां ये छुपे हो सकते हैं, जिनसे जिनसे पूछताछ करना जिसके कमिश्नर रहते इतनी बड़ी घटना हो जाए, वो सक्षम तो नहीं हो सकता।
मुझे लगता है कि केवल प्रयागराज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक योगी जी की हनक है वो साफ साफ दिख रही है। लेकिन हाँ, जो वाकया हुआ है प्रयागराज में वो नहीं होना चाहिए था। पांचों को पकड़ो, उत्तर प्रदेश के लिए तब पिछले हनक 6 सालों वाली में बात इस करो, तरीके के पांचों को वाकये धर दबोचो पहले, फिर हनक वाली बात हो। बैठेंगे किसी और समय आपके साथ बैठेंगे, जब ये पांचों जो है पुलिस के शिकंजे में आएंगे, और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से एक हफ्ता 10 दिन, क्योंकि- कितना और समय चाहिए? नहीं, जल्दी आएंगे। मुझे लगता है कि पुलिस पूरी तरीके ओके। से काम कर रही है, पूरी तरीके से शुक्रिया काम आपका। कर मैं रही है। कानून के परिचर्चा को शिकंजे आगे में बढ़ाता हूं। जेपी पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो अतीक अहमद को तो जेल से ले आए हैं, अशरफ को भी जेल से ले आए हैं। अब कल फैसला आना है, पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन अभी तक पांचों शूटर भी नहीं पकड़े गए। जेपी पांडे, क्या पाते हैं आप इसके पीछे? अब देखिए ब्रजेश जी, ये भाजपा सरकार तो अतीक अहमद को निश्चित रूप से अपने राजनीतिक समीकरण से पहले भी लाती रही है। 2019 के चुनाव के समय तो कोई वक्ती घटना नहीं हुई थी, और उस समय रात को 11-12 बजे, आप अच्छी तरह पूरा प्रकरण जानते हैं, चुनाव आयोग से विशेष प्रार्थना करके लाया गया था, इसलिए कि राजनीतिक लाभ लिया जाए। उनको खैर लाभ भी मिला। तो मुझे तो ये भी याद है कि आपकी पार्टी से भी उसको संरक्षण था, श्रावस्ती से चुनाव भी वो लड़ा था, सुल्तानपुर से भी टिकट दिया था आप लोगों ने। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई होली खाऊ हैं। नहीं, वो एक बड़ा अच्छा विषय है। अगर अपराध के कारणों की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी से हम कहते हैं। लेकिन हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है, इनसे बहुत पहले ही तौबा कर चुका था, और इनको जो इस समय का ये संरक्षण है वो निश्चित रूप से भाजपा को है, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी नंदी जी पे आरोप लगाते रहे, तस्वीरें भी वायरल हैं। और ये इनका लाना निश्चित रूप से केवल महिमा मंडन, जो आप कह रहे थे, ये महिमा मंडन है जिससे आगे चल के ध्रुवीकरण किया जा सके। मैं किसी गुंडे के महिमा मंडन के खिलाफ हूं। आप नहीं कर रहे हैं, 26 घंटे से मैडली उसको चेस कर रहे हैं। नहीं, आप अगर क्या दिखाना चाहते हैं? आप नोएडा के चैनलों ऐसे को में, देखिए, और जो युवा पीढ़ी है उसको हम क्या संदेश दे रहे हैं? ऐसे अपराधियों को मैं 26 घंटे नॉन स्टॉप। नहीं, नोएडा के चैनलों को देखिए, आप शर्मिंदा होंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे ऐसे चित्र वायरल हो रहे हैं जो इस प्रदेश में चाहे अंगुली माल रहे हों, ददुआ रहे हों, या तमाम बड़े अपराधी रहे हों, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल या मीडिया पत्रकार ऐसा नहीं किया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अपराधी का महिमा मंडल, लेकिन आप मीडिया पर नियंत्रण रखने वाली भाजपा सरकार इससे अनजान नहीं है। इसमें भी कुछ गणित है। आप तो हर चीज बीजेपी पे ही ठेल दे रहे हो। बीजेपी सत्ता थोड़ी कह रही है कि किससे कहा 26 जाए? घंटा गाड़ी लगा के आपसे ज्यादा पीछे कौन आओ। स्वीकार रहा है मीडिया पे कितना गहरा नियंत्रण है? और मीडिया अगर इस तरह से लघुशंका करते हुए मतलब लाइव टेलीकास्ट कर रही है तो उसका कारण है महिमा मंडन दूसरे करके बाद चैनल में की ध्रुवीकरण जिम्मेदारी किया मैं थोड़ी जाएगा। लूंगा बाद कि में कौन लघु शंका दिखा रहा है, कौन बाद दीर्घ में शंका। ब्रजेश इन जी, सब पर बाद- नजर रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत हैं, अपना नजर बाद रखते में हैं सब हिंदुओं पे। में फोबिया पैदा मैं किया थोड़ी रखूंगा जाएगा नजर। कि देखिए अतीक आ जाएगा, इसीलिए किया जा रहा है। जी, और लाइट में सुरेंद्र राजपूत जी को फाइनली आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी। तो अतीक अहमद को तो ले आए हैं, अब फैसला भी कल आने वाला है, अब तो आप संतुष्ट होना चाहिए आपको। ब्रजेश भाई, अतीक अहमद को लाए किस लिए हैं? वो तो एक कानूनी प्रक्रिया में उसको, चूंकि कल उसके फैसला आना है उसके केस का, और जिस आरोपी के खिलाफ फैसला आना होता है उन सारे आरोपियों को अदालत में रहना होता है, ये एक नियम है। इसके लिए वो लाया गया है कानून के द्वारा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है जो सारे आपके मित्र चैनल नोएडा के कि अतीक ने कहाँ खाया, कहाँ पिया, कहाँ मूत्र विसर्जन किया, और कैसे हुआ, कैसे गाय मर गई, उससे बछड़ा कैसे मर गया उसके उस पर, और कौन डर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये जो हाइप क्रिएट कर रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी नोएडा मीडिया मिल करके, ये किस लिए कर रही है? हमारे मेरी तो समझ दोस्तों से को बाहर। भला बुरा कहने के बजाय मुद्दे पर फोकस करें। आपके दोस्तों के, अगर आपके दोस्त 15 दिन के लिए ईमानदार हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चली जाएगी। ईमानदार की परिभाषा मतलब आपके साथ आप खड़े हो जैसे जाएं? ही ईमानदार हो जाए। नहीं, हाँ, पत्रकार का धर्म पत्रकार है, का मतलब जनता आपके के साथ खड़ा हो खड़ा ना, जाए, विपक्ष के साथ है ना? यही चाहते हैं आप? नहीं, पत्रकार का धर्म और पत्रकार का मतलब और पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि सत्ता से सवाल पूछना। सर अतीक और लेकिन अशरफ को बताओ सर, 2014 के ये बाद बड़ा जो चल गजब हो रहा है, गया। आप लोग संतुष्ट हैं पुलिस अरे कार्रवाई सर से? सर अरे अब अपनों की बारी आई तो सर अब आप 1 मिनट कह तो लेने दो सर, थोड़ा सा कह लेने दो। कहो सर, कहो, घर कही तो रहे हो। इजाजत? हाँ, 2014 से पहले पत्रकार विपक्ष के साथ खड़े होते थे।
2014 के बाद पत्रकार आश्चर्यजनक रूप से सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और सत्ता पक्ष होली काव हो गया है। तो ये अगर आचरण आज खत्म हो जाए तो निश्चित तौर पर जान लिए 15 दिन में एक सरकार गिर जाएगी। चाहे वो राहुल गांधी जी की सदस्यता का मामला हो, चाहे वो उनके बंगले का मामला। आप देखिए ना, राहुल गांधी जी का बंगला भी खाली करा लो भाई, हम तो जनता के बीच में हैं, सड़क है हमारा बंगला। तो खैर, अब आपकी मैं इस बात पे आ जाता हूं, उत्तर प्रदेश की। जी देखिए, ये इस छोटी सी चीज को जिसमें उसका फैसला कल आना है, उसमें उसको आना था, उनको लाया गया। किस तरीके से इसको हाइप बनाएगी, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी का सवाल ना हो जाए, संसद का सवाल ना हो जाए, ये सारे ना हो जाए, तो इन्होंने अपने पत्रकार मित्रों के साथ इसको हाइप की। अब आप आ जाइए दुर्दांत अपराधों पर। दुर्दांत अपराधियों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिक एंड चूज की बात कर रही है, आप तो कहते थे कि सारे अपराधी या तो जेल में हैं, या तो ऊपर चले गए, या पड़ोस की जेल में हैं, लेकिन ये जो अपराध कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से दुर्दांत अपराध हुआ है और 34 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है, तो क्या प्रश्न नहीं उठेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर? नहीं उठने चाहिए। जिस तरीके से आप बताइए, आज अतीक को ला रहे हैं साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कि उमेश पाल के मर्डर केस के अभियुक्त को ला रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह असहज स्थिति जो हो रही है कि साहब अपराधी नहीं पकड़े गए, शूटर नहीं पकड़े गए हैं, कोई उससे पूछताछ का कार्यक्रम नहीं है। ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनसे पूछा, कोई पूछताछ का कार्यक्रम नहीं है। वो एक पेशी के लिए आया है जिसमें उसका फैसला होना है, उस फैसले से पूछताछ का कोई मतलब नहीं है जी। मैं बहुत जिम्मेवारी से आपके चैनल के सारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वितंडावाद फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि उनके शूटर पकड़े जाएं, क्योंकि शूटर पकड़े जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहन ने जो क्या नाम आरोप लगाए 5.5 करोड़ के नंदी जी के ऊपर, वो सामने आएंगे। क्यों नहीं जांच कराती भारतीय जनता पार्टी कि भाई 5.5 करोड़ रुपए कहां लिए हैं नंदी जी ने, लिए हैं कि नहीं लिए हैं? वैसे नंदी की आर्थिक हैसियत के हिसाब से कम का आरोप लगा है, मतलब 5 करोड़ नंदी के लिए क्या है? कुछ नहीं सर, नंदी जी की आर्थिक हैसियत ढोल की पोल है। अच्छा। अगर आज भी आप, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आप कागज उठा लीजिए। कभी कहते हो बहुत पैसा, आप कह रहे हो ढोल पे पोल है सर, आप ही डिसाइड करो कितना पैसा है उनके पास। नहीं, वो आर.के. चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तो सुरन जी, मैं दोबारा टाइम दूंगा तो बाकी बातें रख लीजिएगा। आर.के. चतुर्वेदी जी प्रयागराज जोन, तब इलाहाबाद जो रेंज हुआ करती थी, वहाँ के आईजी थे। बहुत शुक्रिया आपका चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2007 का प्रकरण है जिसमें कल फैसला आने जा रहा है। एक तो मुझे 2 बातें बताइए कि ये अतीक गैंग को इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है, दूसरा इतना मनबढ़ कैसे हो गया, और तीसरी बात यह है कि गवाहों की हत्या वो भी खुलेआम ओपनली इतनी डेयरिंग के साथ करा देना, ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। मैं मानता हूँ कि अंडरवर्ल्ड की ये बड़ी घटनाओं में से एक है। इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप इसके इतिहास पे जाएं तो 44 साल का आपराधिक इतिहास है इसका। 44? हाँ, 79 में पहला अपराध इसने किया था और 2023 है, तो 44 वर्ष जितनी हमारी उम्र है उतना ये उतने साल का ये गजब है भाई, वाह। और दूसरा ऐसे अपराधी हैं। दूसरा, क्योंकि हम वहाँ अंडर ट्रेनिंग भी रहे, हम वहाँ जेल सर्विसेज में भी रहे, फिर आईजी भी रहे, जितना योजनाबद्ध ये थोड़ा सा बाकी अपराधियों से हट करके है, ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। अगर मैंने पहले भी किसी दिन कहा था कि अगर ये इसके अटैक भी होते हैं तो मल्टी लेयर्ड होते हैं। यहाँ चूक गए तो वहाँ मारा, वहाँ चूक गए तो वहाँ मारा, जैसे राजू पाल की के साथ 3 जगह मरवाया, 3 जगह मरवाया। इसी तरह से इस घटना में भी बिल्कुल मल्टी लेयर्ड तैयारी थी, जैसा कि देखने से लग रहा है, पूछताछ से सामने आ रहा है। तो जो आदमी घटना इतनी मल्टी लेयर्ड तैयारी से कर सकता है, वो उसके बाद के परिणामों को भी तो उतने ही तैयारी के साथ करेगा। बहुत बड़ी बात। और उसे लोगों को मौका मिल गया, जब तक हम लोग आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी कैमरे थे, लोगों को पहचानने का वो था। और दूसरा, इसने बहुत ही दुस्साहसपूर्ण तरीके से इसके गैंग ने ऑपरेट किया था, ये जानते हुए कि कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। और चेहरे को जरा सा भी न छिपाना। अरे वो तो नेशनल हाईवे है, जीटी रोड है, जीटी रोड है, और चारों तरफ कैमरे लगे हैं, भरी आबादी, पूरा मतलब चारों तरफ से घनी आबादी वाला इलाका है, और वहाँ खुले चेहरे के साथ क्राइम करने का मतलब एक मैसेज देना था इसने कि हम अभी ख़त्म, क्योंकि इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई, जैसे आईडीजी साहब ने कहा, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके
जो इसका संपत्ति का साम्राज्य है वो टूट रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जब साम्राज्य संपत्ति का टूटेगा, मतलब स्ट्राइक बैक किया है इसने, स्ट्राइक देखो बैक भी इसने है किया ताकत। है कि ये दिखाया है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, और इससे ये भी अंदाजा है कि किस तरह की सरकार है और वो किस तरह से पीछे पड़ेगी। तो उस हिसाब से इन्होंने अपनी तैयारी पूरी की है। फरारी कैसे इतनी प्लान्ड है कि 34 दिन, और यूपी पुलिस जैसी, मतलब बहुत ही, यूपी पुलिस में आज भी मैं मानता हूँ कि काबिल अफसरों का और इंटेलिजेंस का बड़ा एक नेटवर्क है, बट मुझे बड़ी हैरानी हो रही कि अब तक हवा नहीं लगी पांचों की। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखिए एक तो हमारे यहाँ ब्लैक शिप्स की कमी नहीं है। आज ही अखबार अगर आप पढ़िए तो इलाहाबाद कमिश्नरेट से 18 पुलिस वाले दूसरे जगहों पे ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिनके ऊपर यह शक शुबहा है कि वो कहीं न कहीं इनके सपोर्टर्स थे। अब मैं एक और बड़ी बात कहूँगा, थोड़ी कड़ी बात कहूँगा, कहिए सर, जरूरी है कि अगर इसके द्वारा बसाई गई कॉलोनियों और इसके द्वारा बसाए गए इलाकों का, जो इसने कॉलोनियाँ काटी हैं जहाँ पे मकान बने हैं लोगों के, अगर उसकी पूरी जांच करा ली जाए तो उसमें पता चलेगा कि कितने पुलिस अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों के प्लाट फ्लैट और मकान निकलेंगे। आधा करेली इसका है सर, पूरा झलवा बसाया है, कसारी मसारी इसका बिल्कुल, है। अगर इनकी जांच ये कराइए कि इसमें कितने जो हमारे प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनके कितनों के वो हैं, तब पता चलेगा कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और इसके साथ एक चीज़ और है कि वो उस इलाके में इसको लोग, जो प्रेम प्रकाश जी बता रहे थे कि हाँ। रियल इस्टेट इसके फिनांस का और इसके गिरोह की ताकत का सबसे बड़ा इसका स्रोत स्रोत है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? रियल इस्टेट तो एक चीज़ हो गई कि वो ज़मीन लेकर के वो, दूसरा ये विवादित संपत्तियां खरीदने का इसका जो सबसे बड़ा धंधा शुरू में इसने शुरू किया था, ये विवादित संपत्तियां जहां भी कोई झंझट हो, या कोई जैसे कलकत्ता बम्बई रह रहा है, कोई विधवा है, कोई बुजुर्ग है। एक प्रकरण मुझे खुद अपने समय का याद है कि एक वहाँ की कलकत्ता की रहने वाली बंगाली लेडी के मकान में कोई केंद्रीय सरकार का, भारत सरकार का कोई ऑफिस था, उनकी बिल्डिंग बन गई थी। ये पता चला कि इसने उस महिला के स्थान पर किसी को खड़ा करके और उस ज़मीन का बैनामा करा लिया। तो बस इसी इंतज़ार में था कि ये सरकारी दफ्तर खाली हो और ये कब्जा करे। खैर पुलिस को समय से खबर मिल गई, वो कब्जा नहीं कर पाया और उसमें फिर FIR भी हुई, मुकदमा पंजीकृत हुआ, भले चाहे जो भी शासन रहा हो उस समय। तो इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से ही ये संपत्तियों पे भी कब्जा करता था। और रियल एस्टेट, जाहिर सी बात है कि आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस घटना को उसने जानबूझकर इसलिए अंजाम दिया ताकि वो अपनी ताकत प्रयागराज में लोगों को दिखा बिल्कुल सके। उसने अपने बिखरते साम्राज्य को बचाने की आखिरी कोशिश की है। और जिस तरह से सरकार सक्रिय है, जिस तरह से तो पहले तो रोज हेडलाइन चलती थी कि कमर तोड़ डाली, आज ये कर डाला, आज गैंग खत्म कर दिया। ये तो पहले से ज़्यादा ताकतवर निकले कि किसका कमर तोड़ी जा रही थी। देखिए कार्रवाई तो हुई ही है, चाहे आर्थिक साम्राज्य टूटा है, लेकिन अभी जितनी गहराई तक पहुंचना चाहिए था शायद उतना हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इसके नए नए जो ये जिन शूटर्स का नाम आ रहा है, ये कोई नए शूटर्स नहीं है। जो बम फेंकता हुआ दिखाया गया है, मैं इस समय नाम मिस कर रहा हूँ, वो आपको याद होगा लखनऊ में गोम हत्याकांड में उसका नाम आया था। वो तब से सक्रिय आदमी था। गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम को क्यों नहीं उस समय हम लोग ट्रैक कर रहे थे, ये कहाँ है? तो हाँ, गुड्डू मुस्लिम और क्या अरमान सिविल लाइन, किस तरह के तो नाम, इस तरह के नाम हैं। और ये लगातार सक्रिय लोग रहे हैं। तो हमने संपत्ति पर तो अच्छा प्रहार किया, संपत्ति को तो तोड़ा। समय रहते देखिए प्रयागराज पुलिस की लापरवाही बहुत बड़ी है। अब उसके दफ्तर पे आप 24 दिन बाद छापा मार के बता रहे हैं कि 74 लाख मिले, तो 24 दिन क्या कर रहे थे? हो सकता है इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, 10 कट्टा और पिस्तौल बता रहे हो कि उसके घर से 24 दिन छापा क्यों नहीं पड़ा? उसके घर पढ़ना चाहिए था। थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो रही है, तभी तो नहीं मिल रहे। वो पांचों भाग गए। 3:30 बजे घटना हुई थी उस दिन 24 तारीख को, मुझे याद है। और पुलिस को होश कब आया? 5:15 बजे बेहोशी से बाहर आए ये सब। एक चीज़ में तो और वो 1.25 घंटा मिल गया भागने को। एक चीज़ और ब्रिजेश जी कहूँगा कि हमारे यहाँ प्रोएक्टिव पुलिसिंग की ज़रूरत है। हम पोस्ट एक्टिव हो रहे हैं, घटना होने के बाद हम ढूंढ रहे हैं लोगों को कि कौन इसके क्रिमिनल्स थे, कौन इसके साथी थे। हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, और खाली अतीक ही नहीं, जितने भी इस तरह के सक्रिय गैंग हैं उनके प्रति हमें प्रोएक्टिव होकर के उनकी पहले कमर तोड़ देनी चाहिए, ताकि कम से कम वो बाद में ये सब। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या रिपोर्ट है? पिछले 26 घंटे से आप और आपके रिपोर्टर लगातार डिटेल्स दे रहे हैं इस घटनाक्रम की, जो कुछ भी साबरमती जेल से चल रहा है।
क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? कल फैसला आने वाला है और अब तक उमेश पाल मामले में कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? देखिए, फैसला कल आएगा और 100 से ज़्यादा जिसके ऊपर केस रहे हों, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि कल अतीक अहमद को सज़ा होगी। आज तक 44-45 साल में, जैसा आईजी साहब बता रहे थे, कि उसको लचर पैरवी रही कि हर बार वो छूट जाता रहा, बचता रहा, पुलिस की कार्यशैली। अब एक मौका आया है कि कल उसको शायद सज़ा हो। लेकिन उसके पहले जिस तरह से पिछले 26 घंटों से 28 घंटों से चीज़ें चल रही, साबरमती की जेल से लेके और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक, अतीक जब जेल से बताते हैं कि सवेरे तक उसको खबर नहीं थी साबरमती में कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको लेने आ रही है, और जब यूपी पुलिस वहाँ पहुँची है अदालत के आदेश पर, तो फिर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो डरा। और यही वजह रही कि वहाँ से जब वो निकल रहा था तो उसने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। खौफ तो था, लेकिन रात भर में कुछ उसको, पुराना दुर्दांत अपराधी है वो, कुछ हिम्मत आई और उसने ये कहा यूपी में घुसते समय कि काहे का डर, मुझे डर नहीं लगता। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि जब उसको शायद इस बात का एहसास हो गया कि रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं होगी, उसके परिवारजन, उसके वकील, बहुत सारा मीडिया उनके साथ चल रहा है, तो शायद उसने इस तरह का बयान दिया हो। लेकिन आज पूरे देश में पिछले 26-28 घंटे से अतीक अहमद जैसे एक दुर्दांत अपराधी का लोकेशन और मूवमेंट और उसकी गाड़ी को लेकर पूरे देश की मीडिया कौतूहल से लगी है और जनता भी देख रही है और वो भी जानना चाहती है कि इस मामले में क्या हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि अतीक अहमद को अगर अदालत सज़ा देती है तो किस तरह की सज़ा देगी ये भी देखना होगा। एक बात है कि अतीक को अगर सरकार जहाज़ से लाती तो शायद इतना हो हल्ला ना होता, क्योंकि पहले भी जहाज़ से ले गए थे। इस बार सड़क मार्ग से आना पूरे देश और दुनिया के लिए वो एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है। ब्रजेश जी, अतीक अहमद कैसे बनते हैं? अपराधी पहले राजनीति में तो होते नहीं थे, नेताओं के लिए कुछ काम करते थे, कुछ बाहुबली नेताओं के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम ही नेता बन सकते हैं तो हम बाहुबली किसी के लिए काम क्यों करें, तो बहुत सारे अपराधी सफ़ेद पोश बनने लगे, चुनाव लड़ने लगे और जीतने लगे। अब नेता भाषण में तो ये कहता है कि हम जात पात और अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन वो ये भी जानता है कि जो सीट जीतेगा उसी को टिकट देना है। तो वो जिताऊ कैंडिडेट, वो माफिया अपराधी मिलता है उसको, और ऐसे लोगों को वोट भी मिला है, वो चुनाव भी जीतते रहे हैं। अतीक अहमद भी जीते चुनाव। तो ये दुर्भाग्य है हमारी व्यवस्था का कि हमारी जनता कई बार ऐसे लोगों को चुनती है जिनको नहीं चुनना चाहिए, जो माफिया है, लोगों की हत्या करते हैं, ज़मीनें कब्जा करते हैं, मर्डर करते हैं, क्रिमिनल हैं। लेकिन अब ये सब सरकारें बनाने के नाम पर समझौते होते रहे इस देश में। वैसे गाड़ी नहीं पलटी, लोग गाड़ी विकास दुबे की तरह कि कहीं अतीक न मार दिया जाए, ये बड़ी आशंका थी। लेकिन एक लोग ये कह रहे थे, पांडे जी की पार्टी के विपक्ष वाले, कि भैया अतीक को सरकार मारेगी नहीं, क्योंकि मुख्तार और अतीक तो ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब तक ये वोट देते रहेंगे इनको कहाँ पुलिस मार देगी तो फिर वोट कहाँ से आएगी। इनके मारना नहीं, इनको खाली रगड़ते रहना है। क्योंकि इधर राहुल गांधी वाला मामला बहुत गरमा गया और मीडिया का भी थोड़ा फोकस उधर से हट जाएगा, अतीक वाले पे आ जाएगा। इसीलिए तो अतीक बोला कि डर काहेगा। हाँ, तो उसकी थोड़ी भरपाई हो गई राहुल वाले मामले की। देखिए ब्रजेश जी इधर आकर, और उधर राहुल का आवाज़ भी खाली करा रही है सरकार, वो भी उतना महत्व नहीं पा रही है खबर। ये तो देखिए बहुत साफ है कि हम लोग अगर दाऊद को भी पकड़ लाते पाकिस्तान से तो शायद इतना मीडिया ना एक्टिव होता जो आज हुआ है। वैसे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े माफिया हैं, अगर एक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी हो जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता भी जान जाए
कि कौन किस तरह का है। लेकिन जी देखिए कुल मिलाकर यह है कि ये माफिया किसी भी एंगल से हित में नहीं है। लेकिन यह कहा गया कि भाई रात में तो बहुत डरा था वो, और डर के मारे वो सड़क पर पेशाब कर दिया। पेशाब करने 28 घंटे के सफ़र में आदमी सब कुछ करेगा, लेकिन वहाँ पर ये बात आई कि भाई डर तो लगा ही होगा। बाद में कह रहा है नहीं हम नहीं डरते। बड़ी सारी बातें हो गई। लेकिन हम आप जिस समाज में हैं वहाँ पर गलत को गलत कहना पड़ेगा, अपराधी को अपराधी कहना पड़ेगा। और अतीक ने भी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह से हत्या करेंगे और हमारा परिवार नेस्ता नाबूद हो जाएगा, बाल बच्चे सब बिखर जाएंगे आज। लेकिन वो पछता लेकिन इसमें चतुर्वेदी साहब की बात में दम है। उसे अंजाम पता था कि किन के साथ वो, किन सरकार के साथ वो डील करने जा रहा है, या किन के साथ वो इस तरह की, किन के रिजीम में ऐसी वारदात करने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है खामियाजे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ लोग मनबल टाइप के हैं, वो कहते जो है देख लेंगे। लेकिन इस देखने के चक्कर में इतना देखना पड़ेगा, शायद अतीक ने नहीं सोचा होगा। अतीक अहमद अपने जीवन के जो जितना उन्होंने आतंक मचाना था मचा लिया, अब तो वो इस स्थिति में है नहीं। लेकिन उनका परिवार, कुनबा, बाल बच्चे सब समाप्ति की ओर हैं। देखिए योगी सरकार ने अपराधियों पर कठोरता जो दिखाई है, ये बात जरूर है कि अभी अपराधी भले पकड़े न गए हों इलाहाबाद में, लेकिन अतीक का परिवार तो बिखर जाएगा, ये बचेंगे नहीं। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से खुली गुंडागर्दी की है, कोई सरकार इसको ऐसे बर्दाश्त न कर पाती। फिलहाल जो लोग कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर और अपनी गुंडाई और अपना आतंक स्थापित करने के नाम पर ये सब काम करते हैं, वो ना खुदा को खुश कर पाते हैं ना अपने परिवार को। जी वीरेंद्र, आज एक बाहुबली खुद ही अपने बाल बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का कारण बन रहा है। देखिए एक साहित्यकार ने लिखा है कि बंदों के गले ये जो जिबा करने चले हैं और रूठे खुदा को ये और खफा करने चले हैं, और मजहब के नाम पर गुनाह करने चले हैं। नासूर हैं जो खुद वो दूसरों की दवा करने चले हैं। आमाल नीच हो तो खुदा कैसे पाओगे, और दुनिया से, दीन से और जन्नत से भी जाओगे। और जिल्लत नसीब में ये खुदा ने लिखी है कि रब की नाराज़गी है जो अब दिखी है। जी वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। कल भी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि कल अतीक, अशरफ और उसके साथियों पर फैसला MPMLA कोर्ट से आने वाला है। तब पता चलेगा कि ये बचा या इसको सज़ा हुई। अब तक 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद, 44 साल की क्रिमिनल हिस्ट्री, आपराधिक रूप से सक्रिय रहने के बाद भी इस गुंडे को सज़ा ही नहीं मिली थी। किसी कोर्ट से इसको सज़ा नहीं हो पाई थी। शायद ये पहला मौका है कि कल इसके खिलाफ इसका फैसला आने वाला। अब ये देखना पड़ेगा कि फैसला इसके पक्ष में आता है फिर, या फिर ये इसको सज़ा होती है, कल पता चलेगा। प्रेम प्रकाश मेरे साथ भी मौजूद हैं। ADG रहे हैं प्रयागराज जोन में बहुत लंबे समय तक, इन्होंने काम भी किया है उस क्षेत्र में। प्रेम प्रकाश जी, मुझे आप बताइए कि अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ अब जब इतना ओपन उसने वार डिक्लेयर कर रखा है अंडरवर्ल्ड में, और जिस तरह से उसने अटैक को आयोजित किया, अब किस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि हम इस गैंग को नेस्तो नाबूद कर सकें, हम मतलब पुलिस, और आगे प्रोफेशनली इसको कैसे हैंडल किया जाए ताकि फिर कभी कोई अतीक अहमद इस तरह की दुस्साहसिक वारदात करने के बारे में न सोचे। इसमें जैसा कि अभी मिस्टर चतुर्वेदी जी ने बताया, वो काफी लंबा अनुभव उनका है वहां का। इससे जो मिलने जुलने वालों की संख्या थी वो काफी थी। कई पोस्टिंग इस तरह की होती रही कि जिसमें हमें उनके खिलाफ लिखना पड़ता था, फिर उनको बाहर भेजने की कार्रवाई की गई। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं घूम फिर कर लोग कभी क्राइम टीम में आ गए, कभी किसी टीम में आ गए, तो इस तरीके से घूम फिर कर वहीं पर मंडराते रहते थे। ऐसे लोगों का सहयोग कहीं ना कहीं मिलता रहता है, जिससे लीकेज भी होती है सूचना की। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के भीतर ऐसे लोग हैं जो सिंपैथाइजर थे या हैं अतीक अहमद के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना है अभी। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, श्री राकेश कुमार सिंह जो वहां पूर्व IG रेंज थे, उन्होंने स्वयं रुचि लेकर, मैंने देखा कि ये जो पैरवी उन्होंने कराई
उसी का परिणाम है कि जो आज ये सजा की तरफ केस गया। नहीं तो अभी तक इनके खिलाफ कोई भी जो डिलेइंग टैक्टिक्स थी वो कामयाब होती रही और कोई भी केस सजा की तरफ नहीं जा रहा था। और बल्कि कई जगह ऐसे वीक एविडेंसेस वगैरह थे, इन्होंने अपने गवाहों को या तो तोड़ दिया या उसको इसी तरीके से डिले करते जाते थे। कहीं ना कहीं एमपी एमएलए कोर्ट में भी जो जजेस थे वो भी कई बार अपनी असुरक्षा महसूस करते थे, बीच में कुछ का ट्रांसफर भी कर दिया गया। तो वहां किस तरह का प्रेशर बनाया जाता था ये बिल्कुल मैंने एक देखने खबर वाली पढ़ी थी बात है कहीं, कि आई इसमें- थिंक 1 महीने पहले, 15-20 दिन या 1 महीने पहले, कि कुछ जज तो इसके मामले में सुनवाई करने से भी बचते थे, छोड़ देते थे केस कि भाई हम नहीं सुनेंगे, पास कर देते थे। अब इसमें जो लोकल इनका नेक्सस है, जो अपराधी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ था, उसमें जितने भी गवाह थे, जैसे उमेश पाल पर भी एक बार तो दबाव बना दिया था। उमेश पाल ने खुद इनके पक्ष में गवाही दे दी थी। हालांकि बाद में बताया गया कि ये इससे जो डरा धमका कर ये सब कराया गया था। बीच में जो माननीय विधायिका हैं पूजा पाल, उन्होंने भी शिकायत की थी कि ये जो है शायद ये उनका साथ ही दे रहे हैं, क्योंकि जमीनों के मामले में उनके कई सारे ऐसे साथी हैं कि ये खुद मिलकर, मुझे लगता है कि ये पूरी पैरवी नहीं कर रहे हैं राजू पाल मर्डर में और ये साथ भी नहीं देंगे। लेकिन एक बार ये एडवोकेट उमेश पाल मुझे मिले थे, उनको फिर बताया गया था कि आप ये जो है अगर इस तरह के कोई रवैया है तो ये ना करें और प्रभावी पैरवी करें। तो उन्होंने आश्वस्त किया था और उसके बाद से इन्होंने फिर पैरवी करनी शुरू की इस केस की। और राकेश कुमार सिंह लगातार मॉनिटरिंग करते थे इसकी। मैंने देखा कि प्रति सप्ताह उनकी एक मीटिंग होती थी जिसमें सारे केसेस को उन्होंने देखा कि किस में कितने गवाह हैं, कहाँ गवाही होगी, किस स्टेज पर है। और उसके बाद ये अभी ये केस जो लग रहा है इसमें लगता है कि जल्दी ही ये सजा हो जाएगी। और भी केसेस के कई इस तरह के आने वाले हैं कि जिनमें लगातार पैरवी तो कराई आपका गई। ये मत है कि अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, क्योंकि पुराने केसेस बहुत सारे ऐसे थे, चाहे इन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र में, आपने देखा होगा कि इन्होंने जब इनकी इस तरह की सरकारें आई कि जो इनके पक्ष ले सकती थी, सरकार ने इनके खिलाफ जो केस थे वो वापस लिए हैं। और काफी इनका जिस तरह का वहां पर रसूख था, कई बार मैंने पहले भी कई बार बताया कि ये लोग तो वहां बैठकर वहां पोस्टिंग कराया करते थे लोगों की, ये रसूख था इस आदमी का। लेकिन उसके बाद जब साम्राज्य को तोड़ना शुरू किया गया, उसके बाद इस पर आर्थिक प्रहार किया गया। मैंने स्वयं इसके गैंग के जो मेंबर जो वहां पर कब्जा किए बैठे थे, जैसे बल्ली को मैंने खुद, मुझे रेड करनी पड़ी जब मैंने देखा कि वहां आसपास के हमारे पुलिसकर्मी उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसमें मुझे स्वयं रेड करनी पड़ी और बल्ली को जो पकड़ के फिर वहां लाया। वो घर पे कब्जा किए कह बैठा था। जो चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि गरीब व्यक्तियों के, ऐसे व्यक्ति जो दूर रहते हैं, पैर भी नहीं कर बताओ, पाते, उनके एडीजी घरों आप पर खुद कब्जा गए कर थे देते। छापा डालने? मैंने खुद छापा डाला और चारों तरफ वो बड़ा अचरज का विषय बना। उसके बाद वहां देखा कि वहां बल्ली अपना कब्जा किए हुए बैठा, रंगे हाथ उसको वहां पर पकड़ा था, जेल भेजा। उसके बाद अब्बास है, कई लोगों से मैंने देखा कि उनके बारे में सूचनाएं लीक कर देते थे लोग। सीसीटीवी कैमरे वगैरह उनके वहां से निकलवाए, उन्होंने रेड की पूरा वो रिकॉर्डिंग कराते थे। और मध्य प्रदेश पुलिस ने जब पकड़ा तो मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को इनके बारे में इनपुट दिया था और 3 लोगों को, इनके गैंग मेंबर्स को वहां पर पकड़ा गया था। तो दबाव तो पूरा बना हुआ था। ये लोग तो लगातार बहुत ही वहां से बाहर डीप रूटेड पलायन कर गैंग चुके थे। मुझे ये लगता है, जो बहुत ही, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। कई मामले वहां पर इन्होंने, क्योंकि ये न्यूसेंस लगातार करते थे। आपने देखा होगा कि जब चुनाव चल रहा था उस समय भी कई इस तरह के इन्होंने प्लान किए कि वहां कहीं विस्फोट करा दिया, कहीं बम फेंक दिया। तो इस तरह से पुलिस को ये कहीं ना कहीं घुमाने की कार्रवाई कराते रहते थे और नए नए क्रिमिनल्स इसमें पनपते रहते हैं। इनके पास पूरी टीम है। इसके लड़के भी जो है लगातार, ये अली, अब्बास, ये सब मिलके बदमाशी वहां करते ही थे। इवन स्कूल में भी इनके खिलाफ ये इस तरह की जो है शिकायतें मिलती थी। स्कूल लेवल से ही इन्होंने बदमाशी करनी शुरू कर दी थी। और जो इनकी पत्नी है उसके द्वारा कहा तो यही जाता कि मेरे बच्चे शरीफ हैं, लेकिन जो लोगों से पता चलता था जिस तरह रंगबाजी से ये चलते थे, नई नई गाड़ियां लेकर और पूरे गैंग का ये बनाकर, अपने यंगस्टर्स का एक गैंग बनाया हुआ था। लेकिन क्योंकि जब तक कि कोई केस नहीं हो जाता तब तक पुलिस जल्दी से, जैसा कि बताया चतुर्वेदी जी ने, कि रिएक्टिव पुलिसिंग करती रहती है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग के लिए हमने बहुत ज्यादा वहां पर फुट पेट्रोलिंग करना, सर्विलांस की कार्रवाई करना, इंटेलिजेंस गैदर करना, ये काम कुछ ऐसे हैं जो लगातार चलने चाहिए। हुआ क्या प्रयागराज में कि जैसे ही कमिश्नरेट घोषित हुआ तो वहां एडीजी जोन का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया।
अब एडीजी जोन का मेरे बाद वह वैसे भी मेरा स्थानांतरण हो गया था, नए एडीजी आ गए थे, लेकिन एडीजी का रोल समाप्त हो गया था। कमिश्नरेट एक नई प्रकार की व्यवस्था वहां पर जो खड़ी हुई और जो उसमें सीधे नए लखनऊ को अफसर रिपोर्ट वहां पर करती आए, है, जिसकी कोई जो चेंज जिस जवाबदेही तरीके नहीं से है। हुआ उसके बाद वहां इसको ये मौका मिल गया। संभवतः मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई ढिलाई हो गई। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं फुट पेट्रोलिंग की जाए, लगातार क्रिमिनल्स में सतर्क दृष्टि रखी जाए, उनके केसेस की पैरवी की जाए। मुझे लग रहा है कि पूरी टीम, एक नई टीम वहां पर खड़ी हो गई और नई टीम जिसको शायद एक्चुअली संभवतः प्रयागराज इनके के बारे पुराने में कुछ रिकॉर्ड पता को, नहीं, ना पुराने प्रयागराज की रिकॉर्ड को फितरत, ना शायद अपराधियों के बारे में। जो कंटिन्यूटी जो बनी रहनी चाहिए थी, जो प्रेशर माउंट किया गया था, वो जो लगातार बना रहना था, राकेश सिंह भी वो वहां से नहीं ट्रांसफर बन हो गए, पाया। आप भी जी, सेवानिवृत्त हो गए, तो जाहिर सी बल्कि बात है कि वो राकेश सिंह को मैंने कहा था जब उन्हें बरेली भेजा गया कि आपको यहाँ का कमिश्नर होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पैरवी करके काफी सारी वहां पर मैंने देखा कि इनके खिलाफ एक मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है सरकार को अब समझ आ जाए, आज आपने जितनी डिटेल्ड बात रखी है। नहीं, उस दिन मैंने शुरू में मैं इस बात से सहमत नहीं था कि सारी टीम एकदम चेंज कर दी जाए, और ये मैंने इनपुट भी दिया था। मैंने बताया था कि इस तरह का ये अगर एकदम सारे नए अफसर, हालांकि कुछ अफसर ऐसे हैं जो वहां पहले रह चुके हैं, लेकिन वो कई साल पहले रहे थे, बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसके बाद वो में अंदाजा थोड़ी नहीं सी- लग पाता है। हाँ, ये क्योंकि कंटिन्यूटी जो बनी होती है प्रेशर की, और देखिए जब लगता है, ये ओल्ड सेइंग है, चाइनीज प्रोवर्ब है कि अगर किसी को जितना ज्यादा दबाएंगे तो रिएक्ट कभी भी कर सकता हो, तो ये वो उनको लग रहा है कि हम तो बिल्कुल डूब चुके हैं, हम तो डूबे हैं सनम, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ हम जो है स्ट्राइक बैक वही करेंगे। स्ट्राइक बैक इसीलिए तो किया, तो एग्जैक्टली। इन्होंने अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि आज भी इनके फाइनेंशियल, मैंने देखा कि नाम इनका भले ही नहीं है, लेकिन इनका अपुष्ट खबरों से ये पता चलता रहता था कि कई शोरूम्स में, सिविल लाइंस में, आसपास के बिजनेस में, जमीनों में इनका लगातार इनके पैसे बना हुआ पार्टनरशिप। अभी एक राजधानी होटल वहां पर है, उसका मालिक लगातार फरार रहा 2-3 साल, और वहां कई बार क्या होता है कि एडीजी जोन का जो कार्य होता है, एडीजी जोन सुपरवाइज तो करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल काम है आप भी जानते हैं, आप ब्रजेश जी लगातार जो क्राइम्स, पहले आपने रिपोर्टिंग भी जो वहीं से शुरू की, और उसके बाद में आप देखते हैं कि एसएसपी का जो रोल है, जो जिले का इंचार्ज है, वो बड़ा अहम रोल होता है। एग्जैक्टली। बाकी अगर, क्योंकि ऊपर के अधिकारी हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्था बाकी तो देखते हैं, लेकिन जब जिले की बात आती है तो जिले में जो टीम कौन सी होगी, कौन सी काम करेगी, तो वहां कहीं ना कहीं अगर एडीजी या आईजी रेंज ज्यादा कुछ उसमें इंटरफियर करते हैं तो लोग उसको आपत्ति करते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि अरे रिमोट कंट्रोल से ये जो है जिला चलाना चाहते हैं, तो वहां हम लोगों को न्यूट्रल रहना पड़ता है, और ये सभी जगह कमोवेश ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है। तो exactly। होना ये चाहिए कि जब अधिकारियों को पोस्ट किया जाए तो उन पे पूरा ये विश्वास किया जाए कि हाँ, ये जो इनपुट देंगे या जो बात बताएंगे बिल्कुल सत्य और बताएंगे। अनुभव को वरीयता मिलनी चाहिए, अनुभव को। हालांकि मेरा वहां का तजुर्बा रहा, ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा साहब, डीजीपी साहब का बिल्कुल स्पष्ट उसमें होता था आदेश कि किस तरह से करना, लेकिन मैं देखता था नीचे जिस तरह से फ्रीक्वेंटली वहां एसएसपी चेंज किए गए, लगातार जो एसएसपी आए उसमें कई लोगों के खिलाफ मुझे लिखना पड़ा, कार्रवाई भी हुई इनके खिलाफ, तो वो जो बीच बीच में जो कार्रवाई कहीं ना कहीं ढिलाई जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो बहुत घातक थे। इसका असर जो है वो पूरे पुलिस मनोबल देखने को मिल रहा है, वो उसका असर देखने को आलोक मिल रहा है। वर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो बताइए भाई आलोक जी, काफी हद तक तो इसमें पुलिस की लापरवाही भी प्रमाणित हो रही है, कार्रवाई होगी? ब्रजेश भाई, पहली बात तो ये कि दिनकर जी ने कहा था कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अतीक अहमद का विवेक निश्चित रूप से मरा, जिसने योगी आदित्यनाथ जी के समय में इस तरीके का अपराध करने की हिम्मत की। दूसरी बात, पुलिस कमिश्नरी जो पद्धति है, पहली बार योगी सरकार ने शुरुआती दौर में जो क्रमबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाया, और ये माना जाता था पहले की सरकारों की हिम्मत भी नहीं होती थी, जरूरत भी नहीं होती थी, और वो जो प्रशासनिक मसला होता था वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये देखा गया कि बड़े शहरों में कमिश्नरी जो पद्धति है वो कामयाब रही है। प्रयागराज में जो कुछ हुआ निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो समीक्षा होगी, अंदरूनी समीक्षा होगी, राजनीतिक समीक्षा होगी। आपको शायद पता नहीं है, फैक्ट आपको बता दूं, जब से पुलिस कमिश्नरेट यूपी में गठित हुआ है आज तक इनका एक बार भी रिव्यू नहीं हुआ, आपको पता है?
एक बार भी निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं कि जो एक शुरुआती बार भी इन कामयाबी- कमिश्नरों को नहीं, कोई रिव्यू नहीं करता कि तुम कर क्या रहे हो। निश्चित रूप से जो प्रयागराज का मसला है ये बड़ा मसला है। इनको तलब किया और जाए ये- लखनऊ सबको और ये रिव्यू किसी किया ने- जाए। ये निश्चित रूप से किसी ने नहीं सोचा था जी, जेपी कि पांडे अतीक जी। अहमद जैसा अपराधी जी। उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कुछ कर सकता है। लेकिन मैं एक जवाब देना चाहता हूं कांग्रेस के साथियों जी। का। ब्रजेश भाई 1 मिनट के लिए, कांग्रेस के साथी राजपूत जी बोल रहे थे। आप 20 सेकंड में हमसे कंप्लीट इतना- करें, टाइम कम है थोड़ा। मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। इन्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि समाजवादी पार्टी को कौन लोग सपोर्ट करते हैं। क्या इनको मालूम नहीं है कि जब अंदरूनी झगड़ा चल रहा था समाजवादी पार्टी का, तो अतीक अहमद सड़कों पर नजर आता था। और 2017 के चुनाव में यही कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत को कैसे पता, ये थोड़ा सा क्लैरिटी दो। अंसारी को इनको पंजाब कैसे पता में रहता था? सपोर्ट करने वाला, पंजाब में सहायता देने वाला कौन है? और आज जब इस तरीके का भैया वाकया ऐसे तो आता है, गुजरात से भारतीय अतीक जनता अहमद भी पार्टी किए नजर हैं। आती ओके है। सुरेंद्र राजपूत जी गो हेड, रिप्लाई दो भाई आलोक वर्मा जी का। सर 1 मिनट का टाइम है सर, थोड़ा सा इस राउंड में टाइम कम है। सर जी आलोक वर्मा जी बड़े भोले भाले हैं। बात तो हमें और कुछ कहनी थी, लेकिन अब अतीक के बारे में बता दें कि ये जो अतीक था ना आलोक वर्मा जी, आपकी एक पार्टी है अपना दल। मैंने तो मुख्तार अंसारी की बात की साहब। 1 सेकंड रुक जाओ, अब मैंने जवाब तो सुनिए, कहा- जवाब मैंने लो। तो आपसे ये सवाल अब जवाब किया सुनिए कि आलोक पंजाब जी। में मुख्तार आलोक जी अंसारी प्लीज, को- आपकी बारी, मैंने उनको बोलने नहीं दिया। अरे अब आप उनकी परेशान बात मत सुनिए, होइए। आप बोलिए जवाब वहां पर दीजिए हुजूर। बोलिए। अपना दल का अतीक, और इनसे जवाब नहीं। नंदी से 5.5 करोड़ के संबंध, इनसे जवाब नहीं। जवाब या तो हमसे या समाजवादी पार्टी से। अब आप आ जाइए मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से आप लोग लाए, 3.5 साल हो गए हैं ब्रजेश भाई, 3.5 साल। एक पेशी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की नहीं कराई इन्होंने। ये संबंध संयोग है, प्रयोग है, उपयोग है, या क्या है? और उसी बीच में 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़वाया है इन्होंने यहां लाकर। एक फूलपुर का चुनाव आपको याद होगा, सवाल मेरा कुछ और था, 2018 का भी। मुख्तार उसके अंसारी बाद को एक पंजाब भी में पेशी सपोर्ट उत्तर कौन कर प्रदेश रहा में था? नहीं करी। जी। अरे भाई कोई जब कर ये रहा आप था बात क्या? करेंगे ना कांग्रेस आलोक वर्मा का जी, कोई बड़ा तो चेहरा था आपके क्या? ऊपर इतने आज छींटे आपको सब पड़ेंगे। गुनाहों में कहीं गुजरात मीडिया की नजर जेल आ से जाती अपना है। आर्थिक कहीं आप साम्राज्य चला जो- रहा है कभी अतीक। आप सीबीआई खोज बीच लेते में मत हैं, बोलिए। कभी कोई अरे और इतना एजेंसी परेशान खोज मत होइए, लेती गले है। का नस अभी भर तो जाएगा। प्रियंका गांधी जी ने अदालत सुन पर भी लीजिए सवाल आप। उठा दिया। आलोक जी, जो आप आलोक जी बात आप कर सुनने रहे की हैं, क्षमता ना, विकसित साढ़े करिए। लीजिए। आलोक जी सुनिए उनकी बात। भाई- सुरेंद्र जी केवल 20 सेकंड बचा है सर। 3.5 साल में एक पेशी उत्तर प्रदेश में नहीं है। प्रेम प्रकाश सिंह यहां बैठे हुए हैं, चतुर्वेदी साहब यहां बैठे हुए हैं, या जेपी पांडे और आप भी। एक पेशी आप दिखा दीजिए। यानी एक मुकदमा नहीं आप करना चाहते उसका। आप अलंग में उसके पोर्ट, उसका क्या आर्थिक साम्राज्य है गुजरात में, आप नहीं जानना चाहते। आपसे सबका, आप उत्तर प्रदेश में उसको अपना दल से संबंधों पर बात नहीं करना चाहते। ओके जेपी पांडे आप जी, बात नहीं करना चाहते। थैंक यू सुरेंद्र जी, आज थोड़ा सा वक्त क्या कम है। बात करते हैं आप लोग? बताइए भाई पांडे जी, इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगा रहे हैं बीजेपी वाले देखिए ये संरक्षण का। गंभीर समस्या है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार स्पष्ट करते हैं कि आप रियल में अगर अपराध मुक्त चाहते हैं उत्तर प्रदेश को बनाना, तो टॉप 10 माफिया जिलेवार घोषित कर दीजिए, उनके विरुद्ध एक साझी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अपनाइए, सब लोग समर्थन करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये एक सिर्फ नूरा कुश्ती है और इनको बड़ा मसाला दिख रहा है अतीक में और मुख्तार में, जिससे इनका महिमा, और ये साफ हुआ अभी तो मतलब वो प्रेम प्रकाश जी बता रहे थे पूरी तरह कि स्थानीय पुलिस के संरक्षण से ये सब हुआ। 1 महीने में, आज इसीलिए मैंने उनको अतिरिक्त समय दिया ताकि डिटेल पता एनकाउंटर चले। ना होना, अरेस्ट ना होना, तो ये इनका महिमा मंडन करके इनको बहुत बड़ी ताकत के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और हिंदुओं में फोबिया भरा जाएगा 2024 में। शुक्रिया आपका। आर.के. चतुर्वेदी जी, जिस तालमेल के अभाव का जिक्र प्रेम प्रकाश जी ने किया, बड़ा चौंकाता है। मतलब उस दृष्टिकोण से तो हम लोग भी नहीं सोचे। बात तो उनकी बड़ी जेन्युइन है। नहीं बिल्कुल क्योंकि हम लोग तो और मेरे ख्याल से इसको पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सीरियसली इनके इनपुट्स और मशवरे को लेना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली लेना चाहिए। और हम लोग भी इन सारी स्टेजेस से गुजरे हैं, तो हम लोग जो सर कह रहे हैं उसी हिसाब से हम लोगों ने भी देखा और समझा है। और निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही बात है, इसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इसके आधार पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी कमिश्नरेट की अब तक समीक्षा नहीं हुई। हाँ, मैं भी सोच रहा ये था बहुत आज कि कभी आश्चर्यजनक इनको चीज़ है। बुला के रिव्यू नहीं होता। जिले वाले की और रेंज और जोन की तो रोज गर्दन दबाए रहते हो।
तो निश्चित इनसे भी रूप से कभी ये पूछो। इनपुट्स कॉग्निजेंस लिए जाने चाहिए और इस पर एक पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए सरकार को, जो पुलिस का उच्च स्तर का प्रशासन है उसे, और ये बिल्कुल ये व्यवहारिक समस्या है। 3 डीजी, मतलब तीसरे डीजी हैं ये, अभी तक किसी ने रिव्यू ही नहीं किया इन लोगों को। डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही, कार्यप्रणाली में फर्क पड़ेगा, वो सब बादशाह हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सब ने अपनी अपनी ओपिनियन प्रस्तुत की, अपनी अपनी राय और मशवरे दिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कल फैसला आने वाला है, नज़र बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।